भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज्यादा हो गया। इंडिया के पड़ोस में हमें इंडिया में रोल्स रॉयस जो है वो बनने आई है। इंडिया में आईफोन वाले आकर के बैठ गए। यहाँ पाकिस्तान में क्या हाल है? मेरा ख्याल है मौजू दरम बरम हो जाएगा। यानी कि टाटा ग्रुप की जो नेटवर्थ है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसके बाद क्या आपको कोई ऐसा आर्गूमेंट समझ आता है कि हमें हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए या फिर उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए? तो आज भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं और 2040 तक वो मैन्ड मिशन लेके जा रहे हैं चांद के ऊपर। लोड शेडिंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एटम बम बना करके हम चौड़े हो रहे हैं। मैं किस बात पे अपना सर फोड़ूं? इसी तरह की कुछ खबरें अगर इंडिया चांद पे पहुंच गया, आई एम वेरी ग्लैड, आई वाज वेरी ग्लैड। टाटा कंपनी $365 बिलियन की कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 340 बिलियन है। तो एक कंपनी का बजट जो है वो मेरे वतन अजीज से ज्यादा है, लेकिन हम नफरतों में फिर भी अभी वहीं के वहीं हैं। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी। सिर्फ एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसका कलेक्टिव जो मार्केट वैल्यू का साइज है वो $365 बिलियन हो चुका है, $365 अरब। पाकिस्तान का कलेक्टिव जीडीपी इस स्टेज पे जब हम ये बात कर रहे हैं $341 बिलियन है। कि 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें, आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। क्या इसके बाद कोई ऐसा आर्गुमेंट जो आपको राइवलरी की तरफ लेकर जाए और आपको ये बताए कि हमारा काम ये है कि हम अपनी तमाम एनर्जीज हिंदुस्तान के साथ डिस्प्यूट लेने में लगा दें? ये सेंसिबल बात लगती है? अगर इस एक कंपनी की बात करें तो इसके अंडर जो हमें नज़र आता है वो सिर्फ एक टाटा कंसल्टेंसी की जो फर्म है, सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू $170 बिलियन है, जो सॉफ्टवेयर के हवाले से और आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से मशहूर है। तो एक कंपनी जो इस ग्रुप के अंडर फॉल करती है, वो सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान का आधा जीडीपी से ज़्यादा वैल्यू रखती है इस वक्त मार्केट में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। टाटा समूह का मार्केट कैप अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा हो चुका है, क्योंकि टाटा की कई कंपनियों ने एक साल में बड़े पैमाने पर रिटर्न दिया है। टाटा समूह का मार्केट कैपिटल $365 बिलियन है। IMF के अनुसार पाकिस्तान की जीडीपी केवल $341 बिलियन की है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसका मूल्य $170 बिलियन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की आधी है। भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन से ज्यादा की है, जो पाकिस्तान की जीडीपी से 11 गुना से ज्यादा बड़ी है। वर्ष 2028 तक जापान, जर्मनी को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान पर $125 बिलियन से ज्यादा का विदेशी लोन है और पाकिस्तान को इसी साल जुलाई तक $25 बिलियन का लोन भी चुकाना है। पाकिस्तान की खस्ताहाल इकोनॉमी को देखकर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत की एक बड़ी कंपनी पूरे पाकिस्तान से बड़ी है। और इसके साथ साथ अगर इस कंपनी की तारीख की हम बात करें तो ये तकरीबन 1868 में इट कम्स इनटू बीइंग। 1903 में ये ताज होटल बनाते हैं जो बहुत मशहूर था। फिर उसके अलावा होटलिंग बिज़नेस में जाते हैं। इसके अलावा जो इनके बेटे थे जमशेद टाटा के, जो फाउंडर थे इस कंपनी के, 1907 में वो पहली स्टील मिल एशिया की बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि किस कदर फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट होगा कि एक मुल्क में 1870 से एक कारोबारी फर्म जो है वो डील कर रही है और ग्रो करती जा रही है। यह आपको ये बताता है कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का उतना मसला नहीं है जो पाकिस्तान में है, ना वहाँ पॉलिटिकल विच हंटिंग एग्जिस्ट करती है। अगर करती होती तो क्या आपको ये लगता है कि ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री 100 या 120 या 150 साल तक ये सर्वाइव कर पाते?
अगर कर रहे हैं तो यही सबूत है कि कौन सी मार्केट पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में ज़्यादा फेवरेबल है बिज़नेस करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की इनिशियली बात करें हिंदुस्तान से कंपैरिजन की, चलें अब तो हम यहाँ आकर खड़े हो गए हैं ना कि आपको मालूम है कि एक कंपनी अब वहाँ की ज़्यादा कीमती हो चुकी है हमारे पूरे मुल्क की जो जीडीपी है उससे। लेकिन क्या आगाज़ में भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह यह है कि अनटिल द 1980s पाकिस्तान का जो पिछले 4 दहाइयों का 4 डेकेड्स का कलेक्टिव जीडीपी था वो 6% था, हिंदुस्तान का 4% था। यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे जा रहा था 80s तक। अब इसका सीक्रेट भी आपको पता है कि वो फॉरेन एड ही है। एयर मार्शल नूर खान ने फेमसली ये बयान दिया था ना कि दरअसल एड लेकर अगर आप अपना इंडिजिनस रिसोर्स को बिल्ड कर लें तो फिर तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की मिसाल उस ओपीएम सूंघने वाले जैसी हो चुकी है जो इस नशे पे लग चुका है, जिस नशे का नाम है बैरूनी इमदाद यानी कि फॉरेन एड। और वो इतना डिपेंडेंट हो चुका है कि एयर मार्शल नूर खान ने कोट अनकोट ये बात की कि इट सिंपली केप्ट ऑन बेगिंग टू फॉरनर्स टू बेल देम आउट ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़। यानी कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक हैबिट डेवलप की पहले 40 सालों के अंदर, और वो हैबिट ये थी कि बाहर जाके लोगों से एड का मुतालबा करो और मुल्क चलाओ। हालांकि अगर हम साउथ कोरिया की मिसाल देख लें तो साउथ कोरिया ऐसा मुल्क है जिसने 1950 की दहाई में $15 अरब अमेरिका से लिए थे, लेकिन उससे उन्होंने अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री बिल्ड कर ली और सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना शुरू हो गए, और वो इस चीज़ से आज़ाद हो गए कि हमने फॉरेन एड के अलावा सर्वाइव ही नहीं करना। और आज आप देखिए कि साउथ कोरिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान इस स्टेज पे अगले 2 महीने के पैसे नहीं हैं कि कैसे फाइनेंस करना है अपने जो डेट है उसको। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इसी पीरियड में जब साउथ कोरिया ने $15 अरब लिया था, हमने उस स्टेज पे $40 बिलियन लिया था। यानी कि तकरीबन डबल से भी ज़्यादा पैसे साउथ कोरिया से पाकिस्तान ने बाय किए, लेकिन बनाया क्या? कुछ भी नहीं। उसकी वजह है कि ना हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, ना हमने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की, ना हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बेहतर किया, ना ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की, ना डीकोलोनाइजेशन की, और उस सारे पैसे को सिर्फ़ और सिर्फ हमने मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीद के हिंदुस्तान पे धावा बोलने पे लगा दिया। और आज आप रिज़ल्ट देख लें कि अब उन पे धावा बोलने के काबिल भी नहीं रहे। अगर तो आपके पहले 5-6 डेकेड्स की फॉरेन पॉलिसी का मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान को ख़त्म करना है, तो आज तो आप टाटा कंपनी को ख़त्म नहीं कर सकते, बाकी तो सब बहुत दूर की बात है। आज तो आप उनकी एक स्टेट के रेवेन्यू के बराबर पैसे नहीं कमा पा रहे। तो क्या ये जो हेटरेड हमने पिछली 50 साल 60 साल की पॉलिसीज़ से लोगों के अंदर इंजेक्ट किया है, कुछ मिला इससे हमें? ये सवाल करने का क्या ये वक्त नहीं है कि जब सारे पॉलिटिशियन बैठ के लड़ रहे हैं, अब किसी के पास यहाँ पर ये प्लान है कि अगले 10 या 15 साल में किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है? कोई सोच भी रहा है 2 साल से ऊपर का, या 6 महीने से ऊपर का, या 1 साल से ऊपर का, या अपनी मिनिस्ट्री से ऊपर का? तो विजन क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि हर कोई सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, इसके अलावा किसी को कुछ याद नहीं है। इंडिया ने इनिशियली पिछले 30-40 सालों की अगर बात करें सिर्फ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की है, और उनका और हमारा फ़र्क जो है वो आपके सामने वाज़े हो चुका है कि हम कहाँ पर खड़े हैं।